हेलो दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज में जीएस 3 के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस सीरीज में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग, जहां पर हम 4 मार्कर 8 मार्क्स के और 20 मार्क्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम में ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए थे, जिनका आंसर हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा और इस सेशन में अपने आंसर्स को चेक कर रहे होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन 4 मार्क्स का जो है उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रॉम द टॉपिक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम लूनर इंटरप्लैनेटरी एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशंस, जो कि जीएस 3 पेपर का यूनिट 2 सब यूनिट 1 का टॉपिक है। यहां पूछा गया है एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टू द स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। यहाँ 60 वर्ड्स 4 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रिसेंटली न्यूज में था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। यहाँ पूछा गया है कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बेनिफिट्स आपको बताने हैं। SSLV जो कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, तो इसका आंसर हमें समझ में आ रहा है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें कोई भी माइक्रो क्वेश्चन से नहीं बनेंगे। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में बताना है आपको, इसके बेनिफिट्स बताने हैं। स्टार्ट करेंगे हम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV के बारे में बताते हुए। सबसे जरूरी इसका यूज क्या है, सबसे जरूरी एप्लीकेशन है लॉन्च ऑन डिमांड। ठीक है, PSLV हो गया, GSLV जो हमारे अभी के ऑपरेटिंग लॉन्च व्हीकल्स है, उनके अगर हम बात करें तो उनको लॉन्च करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट, बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा हमें जो है प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब डिमांड है उसके हिसाब से हम इन्हें लॉन्च नहीं कर सकते, इन्हें हम लॉन्च करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई। यानी कि कब हम PSLV लॉन्च कर सकते हैं उसके बेसिस पर सैटेलाइट्स जो है वो अपना पूरा शेड्यूल प्लान करते हैं। सैटेलाइट बनाना या फिर किसी और कंट्री के सैटेलाइट्स अगर लॉन्च करने हैं तो PSLV कब रेडी हो रहा है उसके बेसिस पर चीज़ें प्लान होती हैं। अब ये अप्रोच चेंज हो जाएगा। कब मुझे सैटेलाइट लॉन्च करना है, कब एक कंट्री को सैटेलाइट लॉन्च करना है, उसके बेसिस पर ये लॉन्च जो है होगा। क्योंकि हमने PSLV GSLV जैसे बड़े लॉन्च व्हीकल्स को जो है SSLV जो कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसके साथ फिलहाल के लिए लॉन्च ऑन डिमांड प्रोजेक्ट्स को लेने के लिए रिप्लेस किया है। लॉन्च ऑन डिमांड का मतलब वही है जहां पर डिमांड के हिसाब से लॉन्च हो जाएगा। क्योंकि अब PSLV GSLV जैसे बड़े लॉन्च व्हीकल्स नहीं यूज कर रहे हैं, हम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को यूज करेंगे इस तरह के एप्लीकेशंस के लिए। राइट, आई होप दैट इज क्लियर। सबसे पहले SSLV के कुछ फीचर्स हम बता देते हैं। यहाँ पर हम बताते हैं कि 3 स्टेज ऑल सॉलिड व्हीकल है। ये 3 स्टेजेस इसमें हैं और ये 3 स्टेजेस में जो फ्यूल यूज हो रहा है सारा का सारा सॉलिड फ्यूल जो है यूज हो रहा है। हम जानते हैं कि अलग अलग तरह के फ्यूल है, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। उसमें से सॉलिड फ्यूल को यूज किया जा रहा है। तो सॉलिड फ्यूल के अपने खुद के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, बहुत अच्छा थ्रस्ट प्रोवाइड करता है और इस तरह के जो एप्लीकेशंस है जहां पर हमें बहुत ज़्यादा मनूवरिंग की ज़रूरत नहीं है, यानी कि स्पेस में जाकर उस सैटेलाइट को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना हो और फिर जो है किसी और प्लैनेट पर अगर जाना हो तो सिर्फ सॉलिड फ्यूल हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह की एप्लीकेशंस हैं और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं अलग अलग फ्यूल के। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सैटेलाइट को लॉन्च करना। बस हमें ये नहीं चाहिए कि किसी और प्लैनेट पर हम ले जा रहे हैं या फिर स्पेस में किसी एक ऑर्बिट में जो है ले जाया जा रहा है, उस ऑर्बिट से किसी और ऑर्बिट में ले जाना, ये चीज़ें नहीं करनी है, मैनूवरिंग नहीं करनी है। तो सॉलिड फ्यूल यूज़ किया जा रहा है। इसके कैपेबिलिटीज क्या है, इट विल लॉन्च अप टू 500 kg सैटेलाइट मास। 500 kg जो सैटेलाइट मास है, पेलोड जिसे हम कहते हैं, उसको लॉन्च करेगा। किसमें, 500 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट्स में ये जो है लॉन्च करेगा। अर्थ से 500 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर जो लो अर्थ ऑर्बिट्स है वहां तक लॉन्च करने की कैपेबिलिटी इसकी है, ये हमने बता दिया। और इससे सब्सटैंशिएट हो रहा है कि हम जो है छोटे सैटेलाइट्स और हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में हम इन्हें लॉन्च कर रहे हैं, यानी कि लॉन्च ऑन डिमांड वो चीज़ सब्सटैंशिएट हो रही है। और वही हम लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, जहां पर PSLV GSLV को लॉन्च करने के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग और बहुत ज़्यादा समय, कॉस्ट की ज़रूरत होती है,
ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च ऑन डिमांड उस चीज को फुलफिल कर रहा है। ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे कि कोई और कंट्री कुछ सैटेलाइट्स को लॉन्च करना चाहती है और इंडिया से उन्होंने हेल्प मांगी है, तो इंडिया कैन हेल्प देम। इवन हमारे इंडिया के जो इम्पोर्टेंट हमारे सैटेलाइट्स हैं गवर्नमेंट के या फिर प्राइवेट सेक्टर या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ है एकेडमिशियंस हैं उनको लॉन्च करने कुछ सैटेलाइट्स, तो वो कर सकते हैं ऑन डिमांड। तो ये जो है कमर्शियलाइज करने का एक तरीका है, हम कह सकते हैं। लोअर पर केजी लॉन्च कॉस्ट, जहाँ पर पीएसएलवी जीएसएलवी लॉन्च में एक लॉन्च में 150 करोड़ रुपए लगते हैं, इसके एक लॉन्च में सिर्फ 30 करोड़ रुपए लगेंगे, तो कॉस्ट कम हो रहा है, यानी कि लॉन्च ऑन डिमांड। रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम, 72 आवर्स में इसको जो है सेटअप करके लॉन्च कर दिया जा सकता है, जहां पर पीएसएलवी जीएसएलवी इनको लॉन्च करने के लिए 70 डेज का समय लगता है पूरी की पूरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में। वर्सेटाइलिटी, जहां पर मल्टीपल सैटेलाइट माउंटिंग ऑप्शन है, यहाँ जहां नैनो माइक्रो स्मॉल सैटेलाइट्स इन सभी को लॉन्च किया जा सकता है। तो ये मेन फीचर्स है, इनको आपको लिखना होगा। इसके साथ में हम जो है रिसेंटली हमने देखा था कि एक एसएसएलवी का जो लॉन्च है वो फेल हुआ था, तो उससे रिलेटेड हम ये कहेंगे कि एसएसएलवी ये चीज लाई जा रही है ताकि मार्केट की डिमांड को फुलफिल किया जा सके और साथ में इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट बन सके। इसमें जो इस तरीके के अगर फेल्यूर्स आ रहे हैं तो वहाँ पर एक लर्निंग है और एकेडमिशियंस उसके साथ जो प्राइवेट कॉरपोरेशंस हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में ये चीज़ हेल्प कर सकती है, जहाँ पर इंटरनेशनल सैटेलाइट्स हम लॉन्च कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के सैटेलाइट्स हम लॉन्च कर रहे हैं और एकेडमिशियंस से सीख रहे हैं कि क्या और बेटर हमें करना है ताकि ये जो हमारा लॉन्च ऑन डिमांड है वो फुलफिल हो सके। ये था पहला क्वेश्चन और उसका जो है इस तरीके से आप छोटा सा कंक्लूजन लिख सकते थे, विच इज नॉट कंपलसरी। दूसरा क्वेश्चन है 8 मार्क्स के लिए, आपको 120 वर्ड्स में आंसर करना है। टॉपिक है इसका इंपॉर्टेंट मिशंस एंड प्रोग्राम्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इसरो। GS3 यूनिट 2 सब यूनिट 1 का ये टॉपिक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्क्राइब द स्पेस सेगमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS। ये 2018 HPS मेंस GS3 पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ देखिए माइक्रो क्वेश्चंस बन रहे हैं। पूछा किसके बारे में? IRNSS के बारे में। सबसे पहली चीज वो आप आंसर करोगे, दूसरी चीज आप बताओगे अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स और तीसरा है स्पेस सेगमेंट के बारे में। तो इसमें 3 सेगमेंट्स होते हैं। IRNSS जो हमारा नेविगेशन सैटेलाइट का कॉन्स्टेलेशन है और पूरा सेटअप जो है 3 सेगमेंट से, एक तो स्पेस सेगमेंट, ग्राउंड सेगमेंट जो कि स्पेस से जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उन्हें रिसीव कर रहा है और वहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट है उसे भेज रहा है ऑफ डिफरेंट इमेजेस, सैटेलाइट इमेजेस हो गए, लोकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर चाहिए उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भेज रहा है कि ये चाहिए, वो दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं और इसे जो है यूजर्स को डिसेमिनेट कर रहे हैं। लेट्स से मिलिट्री एप्लीकेशंस में चाहिए, लेट्स से डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट को चाहिए, तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो वो यूजर सेगमेंट हो गया। तो 3 सेगमेंट्स हमारे हो गए, उनमें से स्पेस सेगमेंट के बारे में पूछा गया है तो इसको हम आंसर करेंगे। आगे हम बताएंगे कि इससे पहले इसे जो है नाविक कहा जाता था। नाविक इज नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ये नेम है इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो इंडिया का है। अभी इसे कहा जा रहा है IRNSS, ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज हम बताएंगे। साथ में ये है क्या, हमारा इंडिपेंडेंट नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है इंडिया के लिए। हम अभी तक नेविगेशन के लिए, लोकेशन स्पेसिफिक डेटा के लिए डिपेंडेंट है अलग अलग कंट्रीज, मेनली जो यूएस का जीपीएस है उस पर हम डिपेंडेंट है, तो उस पर डिपेंडेंसी हमारी कम होगी। इंडिया का खुद का ये पूरा सिस्टम हमने डेवलप किया है, ऑब्वियसली बिकॉज हमारा जो है स्पेस में फुटप्रिंट बहुत अच्छा है। ये चीज हम बताएंगे और साथ में हम बताएंगे 3 सेगमेंट्स के बारे में, जो कि है स्पेस सेगमेंट, सैटेलाइट जो स्पेस में है वो स्पेस सेगमेंट हो गया। ग्राउंड सेगमेंट, ग्राउंड सिग्नल जो रिसीव किए जा रहे हैं इसरो और उसके सेंटर्स के द्वारा, वो ग्राउंड सेगमेंट हो गया। यूजर सेगमेंट जो कि यूजर्स यूज कर रहे हैं उस डेटा को, वो यूजर सेगमेंट हो गया। इनमें से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्पेस सेगमेंट के बारे में खाली पूछा गया है, तो खाली स्पेस सेगमेंट के बारे में हम आंसर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वर्ड से हमें समझ में ही आ रहा है कि इन सेगमेंट्स का क्या है। स्पेस सेगमेंट हम बताएंगे किस तरीके से नाविक या फिर IRNSS का है।
तो हम बताएंगे कि इसमें इंक्लूडेड है 7 सैटेलाइट्स, उनमें से 3 सैटेलाइट्स हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, 4 सैटेलाइट हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में। ठीक है, तो इन सैटेलाइट्स के जो ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स के टाइप्स के बारे में तो आपको पता होगा। जियो स्टेशनरी जो है एक स्पेसिफिक एल्टीट्यूड पर होता है अराउंड द अर्थ, और वो इक्वेटर के इर्द गिर्द एग्जैक्टली आपको जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट देखने को मिलेगा, ताकि सैटेलाइट अगर उस ऑर्बिट में प्लेस किया गया है तो अर्थ के जो रिस्पेक्ट में वो सैटेलाइट हमेशा जो है स्टेशनरी रहेगा, यानी कि अर्थ इस तरीके से रोटेट हो रहा है तो सैटेलाइट भी उसके साथ साथ उसी स्पीड से, उसी हम कह सकते हैं कि टाइम में वो रोटेट हो रहा है, यानी कि हमेशा एक स्पेसिफिक रीजन को वो कवर कर रहा होगा, इसीलिए उसे जियो स्टेशनरी कहा गया है। अब जियो सिंक्रोनस ऐसे ही जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स जो कि इक्वेटर के इर्द गिर्द नहीं है, किसी और जो है प्लेन में वो है, तो उसे हम जियो सिंक्रोनस कहते हैं। ऐसे सैटेलाइट्स जो है लॉन्च किए गए हैं, और ये ऑर्बिट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। इसके बाद में क्या स्पेसिफिक इसमें जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो भी आप दे सकते हो। नेविगेशनल टाइमिंग इन्फॉर्मेशन अलग अलग बैंड्स के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है, ये सब। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि 1500 किलोमीटर इंडिया के बाउंड्री के बाहर जो है वहाँ तक इस IRNSS का रेंज है, यानी कि और भी जो कंट्रीज है साउथ एशियन कंट्रीज, उनको भी सैटेलाइट नेविगेशन एंड लोकेशन बेस्ड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकता है इंडिया, और ये चीज़ ध्यान में रखते हुए ये जो बाउंड्री है वो की गई है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, वो हम बताएंगे। सबसे पहला है नेविगेशन से रिलेटेड जो सर्विसेज प्रोवाइड करना। मैराइन नेविगेशन हो गया, एरियल नेविगेशन हो गया, इसमें इंक्लूडेड है। जहाँ पर मैराइन शिप्स वगैरह हैं उनको जो है नेविगेशन में हेल्प करना, और आगे जाकर जो रोड्स हैं, रेल्स हैं, उनको भी नेविगेशन में हेल्प करना। एरियल नेविगेशन जहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट करते हुए जो है अलग अलग जो नेविगेशन रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। आप बता सकते हो अबाउट GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड जो हमारा गगन प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी बता सकते हो, और किस तरीके से यहाँ जो है नेविगेशन बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड हो रहे हैं, राइट। तो इनके बारे में बताओगे, ये नेविगेशन बेस्ड सर्विसेज हैं। आगे स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विसेज, जहाँ पर जो लोकेशन बेस्ड जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, कि ये फॉर एग्जांपल किसी एक जैसे हमारा MGNRGA जो हमारा स्कीम है उसमें एसेट्स बनाए जा रहे हैं अलग अलग लोकेशन पर, तो वो लोकेशन कहाँ पर है उसकी जियो टैगिंग की जाती है, और वो लोकेशन की जियो टैगिंग वो जो है ट्रांसमिट की जाती है, उसे स्टोर किया जाता है उस जियो टैग को ऑन द पोर्टल, ठीक है। भुवन जो हमारा जियो पोर्टल है उस पर स्टोर किया जाता है। तो ये पोजीशन जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं कि पोजीशनिंग की जा सके, जियो टैगिंग की जा सके। रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज मिलिट्री को प्रोवाइड कर सकते हैं। एनक्रिप्टेड जो है सर्विसेज होने चाहिए, जहां पर वो डेटा जो आ रहा जा रहा है वो लीक ना हो। इसके साथ डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट जो इसरो प्रोवाइड करता है, सैटेलाइट जो इमेजेस हैं प्रोवाइड किए जाते हैं, और साथ में फोरकास्टिंग होती है उसमें हेल्प की जा सकती है। तो इस तरीके से ये जो है एप्लीकेशंस हो गए, इंपॉर्टेंस हो गया, वो हमने बता दिया कि IRNSS इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना रहा है, ये आप लास्ट में एक लाइन लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन हमारा 20 मार्क्स का 400 वर्ड्स में हमें आंसर करना है। एनर्जी सेक्टर्स में डेवलपमेंट, हाइड्रो पावर, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, रिसर्च बेस, इसके बारे में जो हमारा टॉपिक है GS3 यूनिट 2 सब यूनिट 2 का ये टॉपिक, उसमें से हम ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मानते हैं कि जियोथर्मल एनर्जी के बारे में अगर पूछा जाता है, अभी तक नहीं पूछा गया है पर वो हम कह सकते हैं कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में आता है, तो इसके बारे में पूछा गया तो हम कैसे आंसर करेंगे। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, डिस्क्राइब इंडियन सिनेरियो ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर डिस्कस की जा रही है जियोथर्मल एनर्जी। तो इस क्वेश्चन में हमें देखना है, सबसे पहले आंसर करने वाली चीज है कि जियोथर्मल एनर्जी है क्या, दूसरी चीज एडवांटेजेस क्या है, तीसरा डिसएडवांटेजेस क्या है, चौथा पार्ट है कि इंडिया में सिनेरियो कैसा है। तो इस तरीके से हमने इसे स्प्लिट कर लिया इनटू माइक्रो क्वेश्चंस। अब पहले पार्ट को हम आंसर करेंगे कि जियोथर्मल एनर्जी एक्चुअली है क्या। हीट जो अगर आप अर्थ के अंदर डिग करते हुए जाओगे तो वो पूरा जो है हीटेड रीजन
होगा। जितना डिग करोगे, जितना अंदर जाओगे, उतना ज़्यादा हीटेड रीजन है। तो हम एक स्पेसिफिक जो है डिस्टेंस, स्पेसिफिक डेप्थ के आगे हम डिग नहीं कर सकते क्योंकि बहुत हॉट वहाँ पर रहेगा। तो वो हीट को हम यूज़ कर सकते हैं और उसी यूसेज को हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। सब सरफेस, जो अर्थ के सब सरफेस में हमें जो देखने को मिलता है क्रस्ट में। वाटर एंड स्टीम उसमें से जो निकल कर आती है वो इंपॉर्टेंट सोर्सेस बन जाते हैं जियोथर्मल एनर्जी के। जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स है हमारे मणिकरण में, जो अलग अलग लोकेशंस में हिमाचल में, तो वो एक सोर्स बन जाते हैं जियोथर्मल एनर्जी का। यानी कि हीट जो अंदर से है उससे वो हॉट स्प्रिंग्स लेकर आते हैं बाहर, और उस हीट को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, हीट को यूज कर सकते हैं। दो तरह के यूजेस हो सकते हैं। पहला तो डायरेक्ट यूज इनका किया जा सकता है, जहां पर डायरेक्टली ये हीट को यूज करके हम अगर ठंडे इलाकों को जो है हीट किया जा सकता है। दूसरा है कि इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करें उससे, जो वो हॉट वाटर है उसमें से स्टीम जनरेट करें और उसको टर्बाइंस रोटेट करवा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। तो ये दो यूजेस होते हैं जियोथर्मल एनर्जी के। हमने बता दिया कि ये एक तरह का क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन एनर्जी से माना जाता है, और ये बहुत ज़्यादा आप देखोगे आइसलैंड, एल सल्वाडोर, न्यूजीलैंड, केन्या, फिलीपींस जैसे देशों में। यहाँ डायरेक्ट यूजेस के बारे में हमने बता दिया, और फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी जनरेट की जा सकती है, ये भी हमने बताया। ये सारे जियोथर्मल एनर्जी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बता दिए। अब एडवांटेजेस क्या है, क्यों यूज़ करें इस एनर्जी को, क्या कुछ एडवांटेजेस है इसमें। सबसे पहला है वेदर रिलेटेड नहीं है। जैसे कि अगर बारिश हो रही है तो सोलर एनर्जी आपको प्रोवाइड नहीं होगा, हवा नहीं चल रही है तो विंड एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगा, ये वेदर रिलेटेड है। पर जियोथर्मल एनर्जी, ज़मीन के नीचे गर्मी है ही है हमेशा, तो ये वेदर डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा है मल्टीपर्पज़ यूज़ इसका है। सबसे पहला तो आप इसे हीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, और इवन कूलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है अर्थ के अंदर के कंपैरिजन में, तो कूलिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है कई बहुत ही गर्म देशों में। यहाँ एनवायरमेंटल फ्रेंडली है ये, क्योंकि किसी भी तरह का पोल्यूशन इसमें रिलीज नहीं होता है। थोड़ा पोल्यूशन होता है जब डिगिंग की जाती है, तो जो गैसेस वहाँ पर ट्रैप्ड है, लाइक मीथेन, इस तरह के गैसेस रिलीज होते हैं, तो थोड़ा सा होता है, बहुत ही मिनिमल है वो भी आप बताओगे, ठीक है, वो चीज़ बताओगे कि रिलेटिवली मिनिमल पोल्यूशन होता है। साथ में ये रिन्यूएबल है, यानी कि कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं, अर्थ जब डिस्ट्रॉय होगा तभी ये हीट डिस्ट्रॉय होगी। तो अर्थ डिस्ट्रॉय होने पर हम भी प्रोबेबली जो है या तो नहीं रहेंगे या तो किसी और प्लैनेट पर, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि रिन्यूएबल है। बाद में ये हम नहीं कह सकते हैं कि अगर एक बार हमने यूज़ कर लिया तो वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि कोल, ऑयल, ये एक बार हमने यूज़ कर लिया तो वो ख़त्म हो जाएगा या फिर उसको बनने में बहुत समय लगेगा। साथ में काफ़ी स्टेबल है, अर्थ के अंदर हीट हमेशा ही आपको अवेलेबल है, और इसको कैलकुलेट करना भी बहुत इजी होता है, कितना यूनिट्स हीट आ रहा है, और उसके बेसिस पर उसको जो है कमर्शलाइज करना इजी होता है। हीटिंग और कूलिंग दोनों ही में ये यूज़ होता है, जैसा कि मैंने बताया, और ये काफ़ी रिलायबल है। इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना हीट जो है आ रहा है, और इसमें फ्लक्चुएशंस भी नहीं होते हैं, हीट तो हमेशा ही अवेलेबल है। एंड रैपिड इवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज का हो रहा है, जहाँ पर आगे जाकर हम ये इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे ही, क्यों ना अभी से शुरू किया जाए। ये चीज़ जो है एडवांटेजेस है। अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि ये लोकेशन रेस्ट्रिक्टेड है। जहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स आ रहे हैं सिर्फ वहाँ पर ही आप यूज़ कर सकते हो, या फिर हॉट स्टीम जो है जहाँ से आ रहा है सिर्फ वहाँ पर ही आप जो है अभी के लिए, अभी का जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ कर सकते हो जियोथर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर हमें हीट को एक्सट्रैक्ट करना है तो जो टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है वो बहुत ही हाई है, या फिर लोकेशन रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। लोकेशन जहाँ पर ये हॉट स्प्रिंग आ रहा है सिर्फ वहीं पर, तो ये लोकेशन रेस्ट्रिक्टेड है। एनवायरमेंटल साइड इफेक्ट्स हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत बड़े इफेक्ट्स है, बट हैं, जहाँ पर मीथेन वगैरह जो है डिगिंग करने पर रिलीज होता है। अर्थक्वेक्स हो सकते हैं जब आप डिग कर रहे हो, ये जो हीट को निकाल रहे हो, या फिर उस वाटर को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो हॉट स्प्रिंग का, उसके लिए आप कुछ ना कुछ इक्विपमेंट लगाओगे, और उससे क्या होगा कि स्टेबिलिटी कम हो जाएगी अर्थ की, और अर्थक्वेक्स के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। कॉस्ट बहुत हाई है, ठीक है, बहुत हाई कॉस्ट आपको जो है देना पड़ रहा है उस इक्विपमेंट को लगाने के लिए। साथ में जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी होगा वो भी बहुत हाई होगा, इस वजह से सस्टेनेबिलिटी कम है, क्योंकि अगर आप उसमें से वाटर और उसको हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको फिर से उसे वाटर से भरना होगा, फिर से उसे स्टीम से भरना होगा, वरना ये जो गैप बन जाएगा उसमें आगे जाकर ऑब्वियसली वो
कोलैप्स कर देगा, स्टेबिलिटी कम करेगा। तो सस्टेनेबिलिटी कम है और ये कह सकते हैं कि ऑल्दो ये हमेशा अवेलेबल है, बट आगे जाकर अगर वो पानी वो स्टीम जो है ख़त्म होता है उस रीजन में, तो उससे जो है सस्टेन हम नहीं कर सकते हैं, आगे जनरेशन्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा और डैमेजेस भी हो सकते हैं, अर्थक्वेक्स वगैरह हो सकते हैं। ये हमने बता दिया एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस फोर्थ पार्ट जो कि इंडियन सिनेरियो बताएंगे हम। यहाँ इंडिया की अगर हम बात करें तो मीडियम और लो पोटेंशियल जोन्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी ही आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉमिसिंग एरियाज कहाँ पर आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी और डायरेक्ट हीटिंग, ये दोनों एप्लीकेशंस के जो रिजर्व्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं जियोथर्मल एनर्जी के, वो हम बताएंगे। पहला है इलेक्ट्रिक पावर अगर जनरेट करना है तो आप ऊगा वैली जो हमारा चुमथांग रीजन है जम्मू कश्मीर का, वो हम कह सकते हैं कि वहाँ पोटेंशियल है। कैम्बे हो गया गुजरात में, तटपानी जो छत्तीसगढ़ में है, खम्मम तेलंगाना में, रत्नागिरी जो कि महाराष्ट्र में है। रीजन्स के बारे में आपने बताया जहाँ से इलेक्ट्रिक पावर एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। अब डायरेक्ट हीटिंग यूजेस के लिए हम बता रहे हैं कौन से लोकेशन है। राजगीर जो बिहार में है, मणिकरण हमारे अपने हिमाचल में है, सूरजकुंड जो झारखंड में है, तपोवन जो उत्तराखंड में, और सोहना रीजन जो हमारा हरियाणा में है। ठीक है, तो ये नाम तो ऑब्वियसली आपको याद रखने होंगे, अगर क्वेश्चन आता है तो यही सारे नाम हम वहाँ पर लिख कर आएंगे। राइट दोस्तों, इस तरीके से जियोथर्मल एनर्जी इंपॉर्टेंट एक जो है पोटेंशियल रखता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट हीटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। राइट, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना था। और मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप अपने प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है उससे और भी एक हाई लेवल पर ले जाना चाहते हो तो मॉक टेस्ट आर द बेस्ट थिंग। इस लास्ट मिनट में आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए, उसी में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ गए हैं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज तो मिल ही रहा है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है उसकी पीडीएफ मिल रही है, हिमाचल जीके के मॉड्यूल और लाइव रिविजन सेशंस मिल रहे हैं। ये 800 रुपीज़ में सिर्फ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ में अगर आपको लगता है कि आपके प्रिपरेशन में कुछ गैप्स है, यही समय है दोस्तों उन गैप्स को फिल करने का, और वो आप कर सकते हो पावर पैक हमारे कोर्स के साथ, जहाँ पर कंप्लीट जीएस का मॉड्यूल, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, सीसैट का कंप्लीट मॉड्यूल, सीसैट एक बहुत बड़ा इश्यू होता है हमारे लिए, तो वो हम जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। हिमाचल जीके का मॉड्यूल और कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं 2400 रुपीज़ में। इन कोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसको अगर आप जो है ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ से आप कर सकते हो। राइट दोस्तों, आई होप इस सेशन से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी। अपने कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा, आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतज़ार होता है। फीडबैक दीजिए कि किस तरह से जो है सेशन ने आपको हेल्प किया या फिर क्या इंप्रूवमेंट्स हमें लाने चाहिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।